गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अपना कैश बुक का रिवीजन स्टार्ट करेंगे और कैश बुक के रिवीजन को हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जहाँ तक सवाल क्लास 11th का है तो बहुत सारे स्कूलों में कैश बुक का जो पहला पार्ट है जिसमें पैटी कैश बुक नहीं आती है तो वो नहीं पूछा जाता है, और कुछ स्कूलों में पैटी कैश बुक को भी अपने पेपर में शामिल किया जाता है। तो पहले मैं आज पहला पार्ट पूरा करूंगा पैटी कैश बुक को छोड़कर। एक ही क्लास में हम कोशिश करेंगे कि पूरी कैश बुक का रिवीजन हो जाए। और रिवीजन जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि आपको पहले पता होना चाहिए। ये बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके रिवीजन क्लास में नहीं चला जा सकता है। पहले से चीज़ें पता होनी चाहिए, प्रॉब्लम आनी चाहिए आपको, और फिर प्रॉब्लम का डिस्कशन होता है। ठीक है। मैं यहाँ पर अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से कहाँ-कहाँ पर नॉर्मली बच्चे को प्रॉब्लम आती है, उन सब चीज़ों को डिस्कस करूँगा। तो देखिएगा, कैश बुक। कैश बुक इज़ ए टाइप ऑफ लेजर, ठीक है? जैसे हम लोग सब्सिडियरी बुक का ज़िक्र करते हैं, तो कैश बुक एक सब्सिडियरी बुक भी है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है, और एक लेजर का पार्ट भी है, क्योंकि कैश बुक सर्व ए डुअल रोल। ये आपकी डुअल रोल अदा करती है। ये ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री का भी काम करती है। जो भी जर्नल एंट्री कैश से रिलेटेड होती है वो पहली बार में ही कैश बुक में लिख ली जाती है, ठीक है ना। और ये एक लेजर का भी काम करती है। कैश बुक बनाने के बाद आपको कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ठीक है। जहाँ तक थ्योरी की बात है, जैसे स्टार्टिंग है, व्हाई वर्ड जर्नल इज नॉट एनफ। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जर्नल क्या है। बेसिकली जो डे टू डे ट्रांजेक्शन है, डे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप एक बुक में लिखते हैं जो भी ट्रांजेक्शन है। वो जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता चला जाएगा, बिजनेस का साइज बड़ा होता चला जाएगा, तो ये डिफिकल्ट होता चला जाता है कि एक ही जर्नल में सारी जो ट्रेड ट्रांजेक्शन है उनकी एंट्री पॉसिबल नहीं है, बहुत बल्कि हो जाएगा। इस वजह से हम जर्नल को सब डिवाइड कर देते हैं इनटू वेरियस बुक, ठीक है। जैसे कैश बुक अलग हो गई तो कैश बुक में सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड एंट्री आ जाएगी। अदर सब्सिडियरी बुक्स हो जाती हैं, लाइक जैसे परचेज बुक है, क्रेडिट परचेज आ जाती है, सेल्स बुक है, क्रेडिट सेल्स आ जाती है, परचेज रिटर्न है बुक है, उसमें जो क्रेडिट परचेज हुई थी उनका जो रिटर्न है वो जनरल एंट्री शामिल की जाती हैं। इसके अलावा आपका सेल्स रिटर्न बुक है, तो जो क्रेडिट सेल्स करी थी और वो जो सेल्स रिटर्न हुई थी क्रेडिट, तो वो सेल्स रिटर्न बुक में आ जाती है। इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल बुक है, वो बिल्स पेबल बुक है। और जो ट्रांजेक्शन इन 6 बुक के अंदर नहीं आ पाती है तो वो जर्नल प्रॉपर में आ जाती है। जर्नल प्रॉपर इज नथिंग, इट इज ए जर्नल, ठीक है। बस अंतर करने के लिए, जिससे आपको चीज समझ में आ जाए, तो इतना ही मतलब नाम में अंतर किया गया है कि जब हम सब्सिडियरी बुक मेंटेन करते हैं, सब्सिडियरी बुक मेंटेन करना कोई कानूनन रूप से अनिवार्य नहीं है। ये आपके बिजनेस की नीड है कि आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आप मेंटेन करें। अब कौन कौन सी करना चाहते हैं वो मेंटेन करें। आप अपने वर्कलोड को कम करना चाहते हैं, उसे डेलीगेट करना चाहते हैं, तो आप अलग अलग पर्पज के लिए सब्सिडियरी बुक मेंटेन कर सकते हैं। ये मैं आपको नॉलेज टेक बता रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज बच्चों को रट जाता है कि यही 6 सब्सिडियरी बुक होती है, इनके अलावा नहीं होती। इनका लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई कानून नहीं है, ठीक है, कि यही 6 सब्सिडियरी बुक होती है या 6 ही बनानी पड़ेगी। बहुत सारे बिजनेस हो सकता है 6 में 2 ही बना ले, या हो सकता है 6 से ज्यादा भी बना ले। पर्पज ये होता है सब्सिडियरी बुक बनाने का कि हम अपने जर्नल को सब डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है ना। वो सब डिवीजन हो जाता है जो स्पेशल पर्पज बुक होती हैं, जिन्हें हम सब्सिडियरी बुक कहते हैं, उसमें, और फिर एक जनरल प्रॉपर में डिवीजन आ जाता है। तो जो ट्रांजेक्शन 6 बुक में नहीं आ पाती है, या बल्कि 7 बुक कहिए क्योंकि कैश बुक भी है उसके अंदर, तो वो बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन है वो किसमें चले जाते हैं, जर्नल प्रॉपर भी बोल सकते हैं उसे, और जर्नल जर्नल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से आपका थ्योरी स्टार्ट होती है। ये आप सेल्फ पढ़ेंगे, जिस समय मैंने कोर्स कराया होगा उस समय एक एक लाइन आपको समझाई भी होगी।
कि भाई वन जर्नल इज नॉट एनफ। हेडिंग में आपको दोबारा से रिकॉल करा देता हूं तो आपको याद आता चला जाएगा कि भाई वन जर्नल इज नॉट एनफ। क्यों एक जर्नल सफिशिएंट नहीं है? क्योंकि जैसे जैसे साइज ऑफ द बिजनेस ग्रो करेगा तो वैसे वैसे आपको डेलीगेशन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क और अपने काम को उसे आपको हल्का करने के लिए उसे वेरियस बुक में आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। एक जर्नल से काम नहीं चल सकता है। रिपीटेशन ओवरलोड, एक ही तरह की जो ट्रांजेक्शन होती है, सपोज कीजिए बिजनेस का साइज बड़ा है तो परचेजेज एक बार तो होके रह नहीं जाने की, हो सकता है एक ही दिन में 10 बार परचेज की एंट्री बन जाए और महीने में तो पता नहीं कितनी परचेज की एंट्री बनेगी, सेल्स की एंट्री बनेगी, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो जो जनरली रिपीटेशन नेचर की ट्रांजेक्शन होती है उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, एक अलग से सब्सिडियरी बुक का निर्माण कर देते हैं। जैसे परचेज बुक है, सेल्स बुक है, वो कैश बुक भी है, क्योंकि किसी भी बिजनेस इवन चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, कैश और बैंक से ट्रांजेक्शन, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन तो रिपीट होंगी ही होंगी। तो आप सोचिए अगर हम जर्नल इसका बनाएंगे तो हर बार आपको कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, या जब आपका आउटफ्लो हो रहा होगा कैश या बैंक तो आपको कैश या बैंक आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। हर ट्रांजेक्शन में आपको डेबिट या क्रेडिट आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? तो रिपीटेशन से बचने के लिए कि एक जैसी ट्रांजेक्शन बार बार रिपीट हो रही है तो क्यों ना उन्हें एक जगह अलग से लिख लिया जाए, ये काम भी इसका होता है। डिलेड इंफॉर्मेशन, सिंस एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन वन प्लेस इट बिकम्स हार्ड टू गेट क्विक इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड। अगर आप एक ही जर्नल में हर चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको ये पता करना है कि क्रेडिट परचेज कितनी हुई है तो आप जर्नल से पता नहीं कर सकते, परचेज अकाउंट से पता नहीं कर सकते, या आपको कैश या बैंक से रिलेटेड, हम क्योंकि कैश बुक की बात कर रहे हैं तो कैश या बैंक से रिलेटेड क्विक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जर्नल में कब तक आप झक मारेंगे? ठीक है ना? तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक अलग से कैश बुक बना लें, तो उससे आपको एकदम क्विकली इंफॉर्मेशन पता लग जाएंगी कैश से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड, तो इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में आपको डिले नहीं होगा। इसी तरह से नॉट टीम वर्क है, टू बिग टू हैंडल है। तो स्मार्ट सॉल्यूशन क्या है सब चीज का, कि आप स्पेशल जर्नल बना लें। तो जितनी भी चीजें, चाहे कैश बुक है, चाहे आपका सेल्स बुक है, परचेज बुक है, तो ये सब स्पेशल जर्नल का काम करती है। ठीक है? तो बाकी तो जो स्पेशल जर्नल है वो हम अदर सब्सिडियरी बुक में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे कैश बुक की। ठीक है? कैश बुक जो है, कैश बुक जो है वो 3 तरह की हो सकती है। ठीक है? या तो सिंपल कैश बुक, सिंपल कैश बुक हो सकती है, या तो सिंपल कैश बुक हो सकती है जिसे सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं, सिंगल कॉलम। एक होती है डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, और एक होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, सिंगल कॉलम का मतलब है कि एक ही कॉलम होगा। लेजर के आपको कॉलम बनाने आते हैं, मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, कैश बुक एक तरीके से कैश अकाउंट ही है। ठीक है ना? तो कैश बुक एक तरह से लेजर ही है। तो लेजर का लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होता है और राइट हैंड साइड आपका क्रेडिट साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 कॉलम बनते हैं और राइट हैंड साइड में भी 4 कॉलम बनते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? तो यहाँ पर आपको जो मेन कॉलम बनाने हैं, 3 कॉलम बनाने हैं, जैसे कि एक तो डेट का कॉलम बनाना है, एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाना है डेबिट साइड में, और एक आपको अमाउंट का कॉलम बनाना है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी आपको मेन 3 कॉलम आपको बनाने हैं। एक डेट का बनाना है, एक पर्टिकुलर का बनाना है और एक आपको अमाउंट का बनाना है। क्लियर हो गई बात ये? तो ये आपकी आ जाती है सिंपल कैश बुक, जिसे हम सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं। एक होती है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि अमाउंट के 2 कॉलम होंगे। ठीक है? अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, एक कैश का होगा और एक किसी दूसरी चीज का होगा। वो दूसरी चीज क्या होती है मैं बताता हूं। और एक है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, यानी कि दोनों साइड अमाउंट के 3 कॉलम होंगे। ठीक है? जब हम सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करते हैं
तो 100% सिंगल कॉलम कैश बुक में जो एक अमाउंट का कॉलम होगा वो कैश का होगा। इसके अलावा दो चीजें और आती हैं, एक आता है बैंक के ट्रांजेक्शन और एक होता है डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन। डिस्काउंट अगर आपने दिया है वो डेबिट की बात है और डिस्काउंट रिसीव्ड है तो वो क्रेडिट की बात है। तो बच्चे रट लेते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक का मतलब है कैश और बैंक, ठीक है। ये रटना ठीक नहीं है, बाकी जैसा भी आपके स्कूल में कराया गया हो उस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्लास 11th में ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि स्कूल टीचर क्या करा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको नॉलेज से एक बता रहा हूँ कि डबल कॉलम का मतलब ये नहीं होता कि कैश और बैंक। कैश और डिस्काउंट भी अगर बना हुआ है तो उसे भी डबल कॉलम कैश बुक कहेंगे, ठीक है ना। आप सोच के देखिएगा कि अगर मैं बैंक अकाउंट अलग से मेंटेन कर रहा हूँ और कैश के साथ में डिस्काउंट अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, डिस्काउंट रिसीव्ड भी और डिस्काउंट गिवन भी, तो क्या उसे डबल कॉलम नहीं कहोगी क्या, ठीक है। तो ये रटना बिल्कुल गलत है कि डबल कॉलम का मतलब है कैश और बैंक और ट्रिपल कॉलम का मतलब है कैश, बैंक और डिस्काउंट। क्लियर है। ट्रिपल कॉलम में ये कंपलसरी है कि तीनों चीजें आएंगी। सिंगल कॉलम में ये भी कंपलसरी है, केवल कैश ही आ रहा है। लेकिन जहां तक डबल कॉलम की बात है तो वहां एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैं आपको एक लॉजिकल बात बता रहा हूं, बाकी तो जैसे आपके टीचर कह रहे हैं डबल कॉलम का मतलब है, आप उसी को ध्यान रखिएगा। फिलहाल मार्क्स आपको लाने हैं कि डबल कॉलम का मतलब है कि दो कॉलम बने हुए हैं, वो कैश और बैंक के भी हो सकते हैं और वो कैश और डिस्काउंट का भी हो सकता है। यही दो ऑप्शन पॉसिबल है, बैंक और डिस्काउंट ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। कैश बुक में कैश तो आएगा ही आएगा, कैश बुक में कैश तो आएगा ही आएगा। डबल कॉलम में कैश के साथ डिस्काउंट भी आ सकता है और डबल कॉलम में कैश के साथ आपका बैंक भी पॉसिबल है। यस, सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रिपल कॉलम में तीनों आएंगे, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। डबल कॉलम में कैश के साथ बैंक भी आ सकता है और कैश के साथ डिस्काउंट भी पॉसिबल है। हाँ, ये दो ऑप्शन पॉसिबल हैं, दोनों को डबल कॉलम कहते हैं। लेकिन जहां तक, जैसे मैंने अभी रिपीट किया कि क्लास 11th में स्कूल वाइज काफी फर्क पड़ता है, तो जैसे स्कूल में बताया गया है कि डबल कॉलम में अगर वो लोग कैश और डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो उस तरह से आप मान लीजिएगा, वो तो क्वेश्चन में आ भी जाएगा, ठीक है ना। माना क्वेश्चन उसी तरह से फ्रेम होगा ना, अगर वो डबल कॉलम मांग रहे हैं तो सपोज कीजिए उन्होंने कैश और डिस्काउंट दिया है या कैश और बैंक दिया हुआ है, तो उसी के कॉम्बिनेशन में आपको बनाना पड़ेगा। तो डबल कॉलम दोनों को ही कहेंगे, कैश के साथ डिस्काउंट है उसे भी डबल कॉलम कहेंगे, या कैश के साथ बैंक है उसे भी डबल कॉलम कहेंगे। क्लियर? ओके, तो फॉर्मेट मालूम ही है ये सब, बाकी तो ऊपर सब थ्योरी दी हुई है जो मैंने अभी डिस्कस करी है। और कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ आपकी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आनी है, और अगर बैंक का कॉलम है तो कैश और बैंक दोनों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएंगी, और अगर डिस्काउंट का भी खोल रखा है आपने तो डिस्काउंट भी आएगा। तो मुझे डिस्काउंट के बारे में तो थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको, और एक कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक ना एक क्वेश्चन आपको एनुअल एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा, चाहे आप किसी भी स्कूल में है, एक ना एक क्वेश्चन कैश बुक से आना ही आना है। और बड़ा सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि डेबिट साइड कैश बुक का जहां जहां से आपको पैसा रिसीव हो रहा है, चाहे वो कैश में रिसीव हो रहा है चाहे वो बैंक के थ्रू रिसीव हो रहा है, अगर बैंक का कॉलम खोलोगे तो ये बात आएगी। जहां जहां से रिसीव हो रहा है, यानी कि आप अगर आपको लग रहा है कि कैश इंक्रीज हो रहा है वो सब डेबिट में आएगा, और अगर आपको लग रहा है कि बैलेंस कम हो रहा है कैश का, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है, सैलरी आपने पेड करी, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपने पेड करे, तो जिन ट्रांजेक्शन से पैसा आपका बिजनेस से बाहर जा रहा है, पैसे की कमी हो रही है बिजनेस में, वो सब क्रेडिट में आएगा। इज इट क्लियर? बड़ा सिंपल सा है। अगर डायरेक्ट कैश बुक बनानी है आपको, वैसे तो लेजर जो होते हैं पहले जनरल एंट्री बनती है, उसके बाद आपके लेजर बनते हैं,
लेकिन इतना समय नहीं होता है, तो हमें इसका शॉर्ट ट्रिक भी पता होनी चाहिए। हर लेजर की अपनी एक नेचर होती है, ठीक है ना। तो अगर आपको लेजर डायरेक्ट बनाना है, चाहे वो परचेज अकाउंट बनाना है, चाहे वो सेल्स अकाउंट बनाना है, चाहे वो ड्रॉइंग्स अकाउंट बनाना है, तो हर एक लेजर की अपनी एक नेचर होती है, उस नेचर के अकॉर्डिंगली वो बिहेव करता है, ठीक है। कैश या जितनी भी एसेट होती है, ठीक है ना, अब मैं आपको और क्लियरली बता रहा हूं, जितनी भी एसेट्स होती हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि कोई आप एसेट का अकाउंट बना रहे हैं, अकाउंट लेजर बना रहे हैं, तो हर उस ट्रांजेक्शन से वो एसेट अकाउंट डेबिट होगा जिसकी वजह से वो एसेट बढ़ रही होगी, और उन ट्रांजेक्शन से वो एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा जिसकी वजह से वो घट रही होगी। मैं इसका एक बेहतरीन एग्जांपल, आप डेप्रिसिएशन करके आते हो, ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट बनाते हो, तो रिकॉल कीजिए मशीनरी अकाउंट को। जब जब आप मशीन खरीदते हैं तो वो सब मशीनरी अकाउंट के डेबिट में जाता है, वो जब जब मशीनरी पर डेप लगता है या जब मशीनरी बेची जा रही होती है, वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट में आती है। समझ आ रही है बात आपके, क्योंकि मशीनरी एक एसेट है। क्लियर हो गई बात ये। तो जितनी भी टाइप ऑफ एसेट हैं, अगर डायरेक्टली लेजर आपको बनाना है बिना इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसकी जर्नल एंट्री क्या पास हुई होगी, तो हर उस ट्रांजैक्शन से डेबिट कर दीजिएगा उस अकाउंट को। अगर मैं कैश बुक की बात करूं, जिस जिस चीज से कैश बढ़ रहा है, और हर उस ट्रांजैक्शन से क्रेडिट कर दीजिएगा जिस जिस चीज से, जिस जिस ट्रांजैक्शन से वो कैश रिड्यूस हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंपल कैश बुक, यानी कि कैश का एक ही कॉलम होगा, कैश इन हैंड 12,000। तो जितनी भी एसेट्स होती हैं सबके बैलेंस बीडी डेबिट में होते हैं। तो आप ये फॉर्मेट तो बना ही लेंगे, क्योंकि मैं पूरा पूरा क्वेश्चन करने वाला यहाँ पे नहीं हूँ रिवीजन क्लास में। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। लेकिन इसी के साथ में सीधे और भी क्लैरिफाई कर रहा हूं आपको कि अगर ये लाइबिलिटीज का बैलेंस होता तो ये बाई बैलेंस बीडी आता। जितनी भी लाइबिलिटीज के बैलेंस होते हैं ओपनिंग, वो बाई में जाते हैं, क्रेडिट साइड में जाते हैं, और जितने भी एसेट्स के बैलेंस होते हैं वो सब डेबिट में जाते हैं। तो कैश इन हैंड जनवरी 1 आपको दिया हुआ है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका 12,000। इसके बाद जनवरी 5 है रिसीव्ड फ्रॉम राम, ठीक है ना। अब आपको पता है कि राम से रिसीव हुआ। अब आप केवल ये सोचिए, एंट्री मत सोचिए, चलिए आप कि राम से रिसीव हुआ, इस वजह से कैश बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है ना। जल्दी बताओ, कैश बढ़ेगा या घटेगा? तो यानी कि 2 में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका 2 में आ जाएगा, ठीक है। पेड रेंट 7 जनवरी को बढ़ेगा या घटेगा? तो बाई रेंट 300। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8 जनवरी को आपका कैश में आपने गुड्स सोल्ड किया, कैश बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। सेल की वजह से तो 2 सेल्स आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, 2 में मतलब डेबिट साइड में 2 लगाना है और क्रेडिट साइड में बाई लगाना है आपको। तो 2 सेल्स अकाउंट आ जाएगा 3000। पेड टू श्याम, श्याम को पेड कर दिया, घटेगा, यानी कि बाई श्याम आ जाएगा 7000। परचेज फर्नीचर 2000 रुपए का फर्नीचर परचेज कर लिया, बाई फर्नीचर आ जाएगा 2000। पेड सैलरी, सैलरी दे दी 1000 रुपए की, बाई सैलरी आ जाएगा। तो रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जनवरी कैश बुक में नहीं आएगा, जर्नल एंट्री तो बनेगी इसकी। अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कर चुके हैं, बैलेंस शीट भी बना चुके हैं, ट्रेडिंग P&L भी बना चुके हैं, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि रेंट ड्यू नॉट येट पेड, जर्नल एंट्री तो बनेगी लेकिन कैश बुक से कोई लेना देना नहीं है इसका कैश बुक से लेना देना नहीं है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन की वजह से ना तो कैश आ रहा है और ना ही जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। बैलेंस आपको निकालना क्या, कैश बुक में कैसे आ जाएगी? हाँ, कैश बुक में सिर्फ वो ही आएगा जिसका कैश पे इफेक्ट आएगा। अगर बैंक कॉलम बनेगा तो बैंक पे इफेक्ट आएगा।
तो वही एंट्री आएंगी बस, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं आएगी। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, कोई एंट्री कैश बुक में नहीं आने वाली। ये बिल्कुल फंडामेंटल चीजें हैं। क्लियर? रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जनवरी, कैश बुक में तो आनी नहीं, फिर भी मैं कॉन्सेप्ट के लिए पूछ रहा हूं कि इसकी एंट्री क्या बनेगी। रेंट ड्यू बट नॉट पेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, वेरी गुड। तो 300। क्लियर है? बैलेंस निकालना आता है, मैं मान के चल रहा हूं। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो दोनों तरफ डेबिट साइड का टोटल लिख दोगे और क्रेडिट घटा के जो बैलेंस आएगा। अब प्रॉपर लेजर को बंद करने का तरीका होता है, जहां पर भी कैरी डाउन बैलेंस आएगा तो उसे अगली तारीख को आप टू बैलेंस नोट डाउन करके आएंगे। क्लियर है? और ये भी समझ लीजिए, अगर कैश बुक पूछी जा रही है उसमें कैश अकाउंट, कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों हो सकते हैं, तो कैश का बैलेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। कैश का बैलेंस ऑलवेज ब्रोड डाउन जो है, बीडी जो बैलेंस है वो डेबिट होगा, यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा वो सीडी निकलेगा। अगर बैंक कॉलम की बात है तो वो डेबिट भी निकल सकता है और क्रेडिट भी निकल सकता है, वो दोनों पॉसिबल हैं। कैश कभी भी निगेटिव में पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, प्रिपेयर ए सिंपल कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर अभी ऑफ नागपुर। तो सिंपल कैश बुक बनानी है यहां पर भी। अप्रैल 1 मिस्टर अभी कमेंस बिजनेस विद कैश, मिस्टर अभी ने बिजनेस स्टार्ट किया, यानी पुराना बिजनेस नहीं है, पहली बार ही बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बिजनेस में कैश आया या गया? आया, तो यहां पर आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पर आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट क्योंकि बिजनेस में कैश आया। अप्रैल 3 को ही बोर्ड गुड्स को कैश, उसने 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे। कैश आया या गया? कैश गया, तो इसका मतलब है बाई में आ जाएगा। वो नाम आपको लिखने आने चाहिए, ठीक है ना। अगर खरीद रहा है तो परचेज है, बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो कैपिटल है। सोल्ड गुड्स को कैश, 16,000 रुपए का गुड्स बेचा उसने कैश में, तो कैश आया या गया? कैश आया, तो 16,000 रुपए डेबिट में आ जाएंगे टू सेल्स अकाउंट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, राम से कैश रिसीव करा, कैश आया या गया? कैश आया, राम से आया तो टू राम आ जाएगा 200। पेड इनटू बैंक, यानी कि कैश तो गया, ठीक है ना, बैंक में जमा हुआ लेकिन फिलहाल कैश तो गया, तो कैश गया तो बाई बैंक अकाउंट आ जाएगा 6,000 रुपए। अगर इसमें कैश और बैंक दोनों कॉलम होते, मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती, ठीक है ना। बैंक में डेबिट में आ जाती और कैश में तो बाई में ही जाएगी क्योंकि कैश जा रहा है इस ट्रांजेक्शन की वजह से। पेड कैश टू एच, आपने एच को कैश पेमेंट किया तो ये गया या आया? तो गया, तो बाई आ जाएगा बाई एच। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इससे भी आपका पैसा आया तो यानी कि टू सेल्स आ जाएगा। फिर है पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर 370, गया यानी कि 370 क्रेडिट में आ जाएगा। और इसके अलावा एक ऊपर रह गई 30 की, पेड फॉर स्टेशनरी 30, तो ये भी गया, बाई में आ जाएगा। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 180, ये भी गया। परचेज पोस्टेड स्टाम्प, ये भी गया 16 रुपीज। पेड रेंट 200, ये भी कैश गया। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी गया, ठीक है। एक और रह गई है टू विक्रांत, विक्रांत देखिए कहीं है क्या, या 1360, हाँ ये बीच की एक एंट्री छूट गई है हमसे। रिसीव फ्रॉम मिस्टर विक्रांत 1360, तो पैसा रिसीव हुआ है 1360। तो सिंपल कैश बुक इस तरीके से मेंटेन हो जानी है। और बाई बैलेंस, अगर कैश का बैलेंस है तो हमेशा डिफरेंस बाई में ही निकलेगा, अभी जब उसे ब्रॉट डाउन करोगे तो वो डेबिट में आ जाएगा। अगर उसे ब्रॉट डाउन करोगे तो वो डेबिट में आ जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं टू कॉलम कैश बुक और कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम। तो जैसे मैंने बताया कि टू कॉलम का मतलब है दो कॉलम होंगे, कैश के साथ डिस्काउंट भी हो सकता है और कैश के साथ बैंक भी हो सकता है, जैसा भी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो। इसे रटिएगा मत कि टू कॉलम का मतलब कैश और डिस्काउंट ही है, ठीक है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ा ध्यान देने वाली बात है डिस्काउंट वाले कॉलम में, कि डिस्काउंट जो डेबिट में आएगा, तो जो आप डिस्काउंट दोगे किसी, ठीक है ना,
यानी किसी से पैसा रिसीव होना है, 10,000 रुपये रिसीव होना है, लेकिन 9,800 रिसीव हुआ, 200 का आपने डिस्काउंट दे दिया। जो एक्सपेंसिव है वो डिस्काउंट गिवन में आएगा, और जो डिस्काउंट रिसीव्ड है, ठीक है ना, यानी कि जो आपकी इनकम है वो बाई में आएगा। और डिस्काउंट अकाउंट का बैलेंस नहीं किया जाता, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को, यहां फंसाया जा सकता है क्वेश्चन आपको। जो चाहे डिस्काउंट डेबिट है चाहे डिस्काउंट क्रेडिट है आपका, उसको बैलेंस नहीं करना होता है आपको। कैश अकाउंट का जो बैलेंस है वो तो निकालोगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ समझाता हूं आपको। प्रिपेयर ए 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ 3 R.K. गुप्ता। तो 2 कॉलम कैश बुक बनानी है, जब आप पढ़ेंगे तो पूरा तो दिख जाएगा कि बैंक तो नहीं है इसके अंदर, तो 2 कॉलम में क्या है, कैश और डिस्काउंट, ठीक है। तो आपने 2 कॉलम खींच लिए, एक तो डिस्काउंट का एक अमाउंट का, यानी कि ये जो अमाउंट है कैश है और ये डिस्काउंट गिवन है जो डेबिट में, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, दोनों की नेचर अलग अलग होती है, और ये अमाउंट यानी कि कैश कॉलम है आपका, ठीक है। तो कैश इन हैंड, ये ओपनिंग बैलेंस है 4,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000 आ गया है। कैश परचेज, कैश आएगा या जाएगा, जाएगा, तो बाई परचेज अकाउंट आ गया 2,000। वेजेज पेड, कैश आएगा या जाएगा, जाएगा, तो बाई वेजेज आ गई 40,000 रुपए। कैश सेल 6,000, कैश आएगा या जाएगा, कैश आएगा, तो टू सेल्स आ गई 6,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, ध्यान से समझिएगा, इसे स्टार भी मार्क कर लीजिएगा कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, रिसीव हुआ, डिस्काउंट दिया, यानी कि आपका नुकसान हो गया, तो ये डेबिट में आएगा, ठीक है ना। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश 1980, तो कैश तो आया 1980 और उससे डिस्काउंट देना पड़ेगा 20 रुपए, तो 1980 तो कैश के कॉलम में आएगा, डिस्काउंट गिवन के कॉलम में आएगा 20 रुपीज। कैश पेड टू मुन्ना, हाँ बताओ। दोबारा बताना। हाँ, इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा रिसीव हो रहा है ना, कैश अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसिव है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू पार्टी, जो भी पार्टी होगी, टू सुरेश, $1980, 20 और 2,000, ठीक है। अगर हम कैश अकाउंट अलग बनाते और डिस्काउंट अकाउंट अलग बनाते, डिस्काउंट अलाउड तो अभी भी बनेगा अकाउंट, ये भी मैं बता दूं। तो कैश अकाउंट में क्या पोस्टिंग जाती, कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश 1980, डिस्काउंट में क्या पोस्टिंग जाती, टू सुरेश 20। तो यहां पर हम यही तो कर रहे हैं डबल कॉलम में कि डिस्काउंट भी यहीं पे बना रहे हैं और कैश भी यहीं बना रहे हैं। तो जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो डिस्काउंट कॉलम में चली गई और कैश की अमाउंट, अच्छा तुम उस लॉजिक से पूछ रहे हो कि हम यहाँ पर जो एक्सपेंसिव हम करते हैं वो क्रेडिट में जाते हैं, वो क्रेडिट में इसलिए आते हैं उनसे कैश जा रहा होता है, इससे कैश थोड़ी जा रहा है। या तो तुम ऐसा करो, मतलब करना नहीं है, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर तुम इस 20 को जाता हुआ मान रहे हो तो फिर यहाँ पे 2,000 रुपए आएगा कि कैश पहले पूरा आया सुरेश से 2,000 और फिर गया 20 रुपए, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, जो तुम वेजेज यहाँ पे 40 रुपए दिखला रहे हो, क्यों दिखला रहे हो, क्योंकि कैश गया, मैं 20 रुपए यहां नहीं दिखला रहा हूं,
ये डिस्काउंट अकाउंट अलग है एक तरीके से, मान लो तुम कैश बुक में लिख जरूर रहे हो, लेकिन अमाउंट कैश वाले कॉलम में नहीं आ रहा है इसका। वहां पर जो हम खर्चे करते हैं कैश में, वो कैश वाले कॉलम में अमाउंट आता है उन खर्चों का। इस 20 रुपए से ना तो पैसा आ रहा है ना ही जा रहा है, आपके पास नेट अमाउंट आया 1980, तो वो डेबिट में लिख दिया तुमने। और डिस्काउंट क्योंकि खर्चा हुआ, बस हम इसके साथ डिस्काउंट वाला कॉलम खींच रहे हैं, अमाउंट कैश कॉलम में नहीं आ रही है, इस वाले कॉलम में नहीं आ रही है अमाउंट। ठीक है। कैश पेड टू मुन्ना एंड डिस्काउंट रिसीव 2470, तो भाई मुन्ना 2470 और 30 का डिस्काउंट रिसीव हुआ, ये चला जाएगा ऊपर, ये गलती से यहाँ पर रिप्लेस हो गया राधे में। कैश पेड टू राधे 400, ये राधे में आ जाएगा। और परचेज गुड्स फॉर कैश 2070, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो ये भी कुछ गड़बड़ है, ये चेक कर लेना। 2070 यहाँ पे मैंने 2000 लिखा हुआ है, तो या तो ऊपर की अमाउंट गलत है या नीचे की अमाउंट गलत है, वो बैलेंस से चेक हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, पहले बाई बैलेंस आएगा ये, और उसके बाद नेक्स्ट डेट पर आप टू बैलेंस ब्रोट डाउन करोगे। डिस्काउंट का टोटल लगेगा, इसमें बैलेंस नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि इन दोनों के अकाउंट अलग अलग बनते हैं। डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट अलग बनेगा, तो इसका टोटल वहां चला जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट अलग बनाया जाएगा, उसका टोटल वहां चला जाएगा। समझ आ रही है बात? यहां लिख भी दिया मैंने, डिस्काउंट कॉलम ऑफ बोथ साइड विल नॉट बी बैलेंस, टोटल और डेबिट साइड। डिस्काउंट कॉलम विल बी डेबिटेड टू द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट and that of the credit will be credited to the discount received at the time of ledger posting। इनके अलग अलग अकाउंट बनते हैं। क्लियर है? तो लास्ट है हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश भी आ जाएगा, बैंक भी आ जाएगा, और डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड भी आ जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि बैंक डबल कॉलम में भी आ सकता है, तो उसमें डिस्काउंट नहीं होगा फिर। ठीक है, तो फिलहाल हमें इस तरह से ना सीख के कि हम ट्रिपल कॉलम सीख रहे हैं, हमें इस बात पर फोकस रखना है कि हम जब एक ही साथ कैश और बैंक आ जाए तो उसमें क्या नई चीज एंटर होती है, हमें उस तरीके से सोचना है। आप ये मत रखिए कि हम ट्रिपल कॉलम सीख रहे हैं, तो डिस्काउंट का तो जो बता दिया मैंने वही होना है, कैश का तो जो बता दिया वही होना है। अब जो नई बात इसके अंदर आ रही है वो ये आ रही है कि एक ही ट्रांजेक्शन में जब कैश और बैंक दोनों आ जाते हैं तो किस तरीके से उसकी पोस्टिंग हमें करनी पड़ती है। और इसमें एक नई बात कॉन्ट्रा एंट्री की भी आती है। ठीक है ना, कॉन्ट्रा एंट्री उसे कह देते हैं कि जब एक ही ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक दोनों अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, प्रिपेयर ए ट्रिपल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस फॉर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। कैश इन हैंड, ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में चला जाएगा। कैश एट बैंक, ये भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में चला जाएगा, इसे देख लो एक बार। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हमने एक डिस्काउंट का कॉलम बना रखा है, कैश का, एक बैंक का, ये हो गई डेबिट साइड, और ये हो गई क्रेडिट साइड। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000 12,000। कोई डाउट है इसके अंदर? अगर आपने एक एक बार कर रखे होंगे या पहले जब ओरिजिनली कराया गया था ये चैप्टर, कुछ क्वेश्चन कर रखे होंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, रिकॉलिंग आराम से हो जाएगा। और इस क्लास के बाद जब आप करोगे 2-4 क्वेश्चन हाथ से तो आराम से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, हाँ, उन बच्चों के लिए खतरा है कि अगर किसी ने पहली बार कुछ भी नहीं किया, उन्हें लेडर का एल भी अगर नहीं मालूम है, तो उन बच्चों के लिए तो
खतरा है, बाकी कोई खतरा नहीं है। अब जो सेकंड है एंट्री है पेड इनटू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री उसे कहते हैं जब एक ही ट्रांजैक्शन का फर्क कैश और बैंक दोनों पर पड़ रहा हो। मुझे सोच के बताओ कि पेड इनटू बैंक यानी कैश पेड इनटू बैंक, आपने इसका मतलब है कि कैश बैंक में जमा किया। एक एक चीज सोचो, कैश बैंक में जमा किया, कैश जाएगा या आएगा? कैश बिजनेस से कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बैंक बढ़ रहा है, तो कैश के आ जाएगा क्रेडिट में क्योंकि कैश कम हो रहा है, और नाम आ जाएगा बाय बैंक। कैश के आ जाएगा क्रेडिट में और साथ के साथ बैंक के आ जाएगा डेबिट में, और नाम आ जाएगा टू कैश। हाँ, ऐसे लिखेंगे। जो जनरल फोलियो का कॉलम हम बनाते हैं उसके अंदर ये लिखेंगे सी, कॉन्ट्रा एंट्री है। दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री, जब एक ही ट्रांजैक्शन कैश और बैंक दोनों में एक साथ पोस्ट होती है। पेड इनटू बैंक यानी कैश को आपने बैंक में जमा किया तो कैश तो कम हो रहा है ना, हो रहा है नहीं हो रहा है? तो अगर ये सिंपल कैश बुक होती मान लो, तो आप बाई बैंक लिखते नहीं लिखते? अभी हमने सिंपल कैश बुक भी करके ही आए हैं और इस तरह की ट्रांजेक्शन हमने देखी थी, तब भी मैंने बताया था कि अगर ये बैंक कॉलम के साथ होती तो क्या होता है। सिंपल कैश बुक होती तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अब बैंक कॉलम भी है तो इसी चीज की पोस्टिंग बैंक में डेबिट में चली जाएगी क्योंकि बैंक तो बढ़ रहा है ना, तो जो चीज बढ़ रही है वो डेबिट और जो चीज घट रही है वो क्रेडिट। ठीक है। बोर्ड फर्नीचर एंड इशू चेक 1500, बोर्ड फर्नीचर एंड इशू चेक, इससे तुम ये बताओ कैश कम हो रहा है क्या? कुछ कैश पे फर्क पड़ा है क्या? नहीं बहुत तेज झापड़ लगेगा, टू आएगा, बाई आएगा, बाई फर्नीचर और बैंक में चला जाएगा। ठीक है। हाँ, उस सोच को यहाँ पे विराम दो। हर टाइप की जो नेचर होती है वो अलग अलग होती है। जैसे लेजर है तो लेजर के हिसाब से सोचो। तुम्हें आता है, मुझे मालूम है इस चीज का, लेकिन वो कई बार हो जाता है तभी से। तो बोर्ड फर्नीचर एंड इशू चेक, परचेज गुड्स फॉर कैश, बताओ। वेरी गुड। तो बाई परचेज 500, परचेज गुड्स फॉर कैश है ना? ठीक है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, डिस्काउंट अलाउड टू हिम, गुड। और मोहन के नाम से आएगा टू मोहन, कैश के कॉलम में 980 और डिस्काउंट के कॉलम में 20। ठीक है। आगे है कैश सेल्स 5000, वेरी गुड, टू सेल्स के नाम से। ठीक है। पेड टू अमर बाई चेक 1450, बाई अमर के नाम से। और आगे ये लिखा हुआ डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट में 50 आ जाएंगे और बाई अमर में मतलब जो बैंक का कॉलम होगा वो उसमें आ जाएंगे 1450। पेड इनटू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री है।
विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंसिव। कॉन्ट्रा है या नहीं है? कैश नहीं आया तुम्हारे पास? गुड गुड। अगर इसी में ये लिखा होता विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस पर्पज। वेरी गुड वेरी, बस मैं यही समझना चाह रहा था कि वो तुम्हें मालूम है या नहीं मालूम। तो प्राइवेट पर्पज में, बिजनेस में तो पैसा आया ही नहीं, वो तो घर चला गया। ठीक है, तो बाई ड्रॉइंग्स के नाम से आ जाएगा। ठीक है ना। अगर वो बिजनेस पर्पज होता तो बैंक में बाई कैश के नाम से आता, और कैश में टू बैंक के नाम से आता। नहीं सॉरी, उल्टा, विड्रॉन फ्रॉम, हाँ कैश में तो आ जाता टू बैंक के नाम से, बढ़ रहा है, और बाई में आ जाता बैंक में बाई कैश के नाम से, अगर वो ऑफिशियल पर्पज के लिए होता। ठीक है। रिसीव्ड चेक फ्रॉम पारुल अलाउड हिम डिस्काउंट। अरे एक चीज और, 24 तारीख को रिसीव हुआ, 26 तारीख को डिपोजिटेड पारुल चेक इनटू बैंक, यानी कि सेम डे डिपॉजिट नहीं कराया। ये भी इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये 2426 वाली, ये फंसेगी जरूर पेपर में। पहले तो 24 की बताओ। बहुत बढ़िया। रिसीव चेक फ्रॉम पारुल अलाउड हिम डिस्काउंट, क्योंकि जब ये एंट्री हुई होगी आपकी, तो आपने एंट्री बनाई होगी चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू पारुल। ठीक है, इसके अंदर आपका कैश और बैंक आ ही नहीं रहा कहीं, तो जब आ ही नहीं रहा तो ये पोस्टिंग नहीं जाएगी। अब जब डिपॉजिट पारुल चेक इनटू बैंक, तो ये आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। $1430। ठीक है, तो ये एक अच्छी एंट्री है, इसे समझ के चलना। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक और ऑफिस यूज, ये आ गया जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, ये कॉन्ट्रा एंट्री आएगी। ठीक है, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। पेड रेंट बाई चेक, तो बाई रेंट आ जाएगा बैंक कॉलम में। ठीक है, इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना सभी बच्चे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अगर एक बार फोकस करके इस क्वेश्चन को कर लिया, तो बहुत सारी जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन है फंसने वाली, वो सारी की सारी इसके अंदर कवर है। ठीक है, लिख सकते हो, नोट में तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो सब आपके लिए एक्स्ट्रा ही है ना। बाकी ये सब थ्योरी पढ़ लेना, ये एमसीक्यू वगैरह में काम में आ जाएंगे। पेटी कैश बुक मैं अगली क्लास में लूंगा, क्योंकि मैं सारे स्कूलों के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्कूलों में पेटी कैश बुक नहीं पूछी जाती है। ठीक है, और जहाँ पे पूछी जा रही है उसमें भी एनुअल एग्जाम में आने के चांसेस कम है, ये मैं बता दूं, क्योंकि इसका कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं कॉन्सेप्ट में। अब कुछ क्वेश्चन कर लेना, इसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं बता देता हूं, जिनके सॉल्यूशन हैं, वो देख लेना, उससे पता लग जाएगा कि सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो।
एक तो क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना, इसमें भी काफी चीजें कवर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11 का भी सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लेना, 9th 11th और एक 12 कर लेना। बस ये 3 कर लेना, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। 9th 11th 12th और ये जो मैंने इलेक्ट्रिशियन अभी कराया है, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम कर लिया तो सब कुछ आ गया, ये मान के चलो, ठीक है ना। अगर पेपर में सिंपल भी आती है तो सिंपल भी आई गई आपको। तो इसके अलावा ये सब थ्योरी यहां से पढ़ लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक। सिंपली आपको हाफ एन आवर लगेगा। मैंने इतनी मेहनत करके एक एक चीज के नोट्स तैयार कर रखे हैं कि कुछ भी चीज है वो इन नोट्स से बाहर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। पेपर में कुछ भी आ जाए, आपका किसी बुक के रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इन नोट्स को देख रहे हैं। तो ये एक एक क्वेश्चन आधा घंटा लगेगा, आधा घंटे ज़्यादा नहीं लगेगा। और मुझे अगर कल की क्लास में समय मिलता है तो मैं उसे भी देख लूँगा। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं विराम देते हैं और कल की क्लास में पैटी कैसे देखेंगे इसको, और दूसरा फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह थोड़े बहुत ये भी प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी कल तक ये जो 4 क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं और एक इलेक्ट्रिशियन नंबर शायद 4 है, वो मैंने करा दिया है। इसे अच्छे तरीके से हार्डली 1 घंटे में चारों क्वेश्चन हो जाने, 1 घंटा नहीं लगेगा, 1.5 घंटा लग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और अगर 1.5 घंटा फोकस करके सब लोग बैठ जाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन दे ही रखे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो में से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैश बुक का से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, सही ही करोगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।